नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग ये की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होनी है। उन्होंने ये भी बताया कि मतगणना स्थल का 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था वहां पर की गई है और इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल भी बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल वहां पर लगाई गई हैं। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद ईवीएम का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है और पुलिस हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है। आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है उसको हमने सारे पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में वहां पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज उन लोगों को समझा दिया गया है। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को यह होनी है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड बीजेपी भी मतगणना को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मतगणना को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में वर्चुअल माध्यम से बैठक ये की गई है, जिसमें पदाधिकारियों और विधानसभा वार काउंटिंग टेबल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। काउंटिंग का जो सिस्टम है, विधानसभा वाइज टेबल लगती हैं, जिला केंद्रों पर काउंटिंग होती है। उसके अनुसार जितनी जितनी टेबल लगेंगी उतने उतने काउंटिंग एजेंट की व्यवस्था पार्टी ने की है। कल ही हम सबकी वर्चुअल मीटिंग थी प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, उसमें सबका मार्गदर्शन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी काउंटिंग एजेंट बन गए हैं। पूरी तैयारी पार्टी ने की है कि काउंटिंग को बिल्कुल ठीक प्रकार से देखा जाएगा। चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 12,82,911 जो श्रद्धालु हैं वो धामों में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। इनमें से 67 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से ये मौत की खबर है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए मेडिकल हिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है और साथ ही चारधाम हेल्थ पोर्टल भी यह तैयार किया गया है, जिसमें यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। वहीं विपक्ष की ओर से प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा में सरकार सिर्फ रिकॉर्ड का खेल खेल रही है। उन्हें ना तो श्रद्धालुओं की सुविधा के विषय में सोचने का समय है और ना ही वो कोई पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी सरकार की तैयारियों पर जमकर निशाना साधा है। देखिए, चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं और इस बार भी जो है आ रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चारधाम रूट पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। अब आप देखिए ना, अभी यात्रा शुरू हुई कितने दिन हुए और अभी तक 68 लोगों की जो है मौत की खबरें आ गई हैं। श्रद्धालुओं को इतनी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की जो है स्वास्थ्य सेवाएं कहीं जो है नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री जो है कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और लगातार जो प्रवासी मंत्री बने हुए, और ये बात हम जो है यात्रा शुरू होने से पहले से जो है लगातार कह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कहीं भी जो है सबक नहीं सीखना चाहती है। अब हेमकुंड की यात्रा में हो, चाहे केदारनाथ यात्रा में हो, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री, हर जगह श्रद्धालुओं को दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की चारधाम की यात्राओं के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में जो सरकार के दावे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खोखले हैं। ये स्थिति ऐसी आ गई कि स्वयं सरकार को 144 धारा लगानी पड़ी और मैं समझता हूँ कि आज तक जब से चारधाम यात्रा का इतिहास है तब से ऐसा कोई भी मौका नहीं आया होगा कि धारा 144 लगानी पड़ी। तो सरकार की हर जगह पर सरकार की स्थिति
सरकार अब मैंने सुना है कि आज की डेट में अगले 10 तारीख तक के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसको बंद कर दिया गया है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। 10 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने का अर्थ ये है कि क्या जो यात्री आज उत्तराखंड में पहुंचा है वो 10 तारीख तक यहाँ रहेगा? सरकार इससे क्या आश्वस्त है? और अगर नहीं रहेगा तो जो हमारे होटल वाले हैं, जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, जो पर्यटन के व्यवसाय में लगे हुए हैं, तीर्थाटन के व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं, घोड़े वाले, खच्चर वाले, डोली वाले, पालकी वाले, चाय वाले, तमाम जो लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, अगर 10 तारीख तक कोई यात्री फिर यहाँ दोबारा आएगा ही नहीं, सरकार इस तरह का अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस तरह बंद ही कर देगी 10 तारीख तक। चारधाम यात्रा को लेकर बंद पड़े ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की दोबारा से शुरुआत ये की जा रही है और ये रजिस्ट्रेशन कल से शुरू भी हो जाएंगे। यानी कि 1 जून से यात्री चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर आगे धामों के लिए यात्रा कर पाएंगे, जिसे लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने ऋषिकुल मैदान में बने रजिस्ट्रेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और जिसके बाद ये उन्होंने फैसला भी लिया है। चारधाम यात्रा में हमारा ऑनलाइन के अतिरिक्त जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, जब शुरुआत के दिनों में हमारे चारों धामों में भीड़ ज़्यादा हुई तो यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुगमता के दृष्टिगत उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दिया गया था और यह स्थगन 31 मई तक का था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की गई और उनकी शीर्ष प्राथमिकता बस केवल यही थी कि जो भी यात्री आए उनको दर्शन का लाभ मिले, लेकिन उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। और उन्होंने फिर ये निर्देश दिए थे कि 31 को एक बार इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू कर लिया जाए और उसके बाद प्रशासन अपने स्तर से निर्णय ले ले कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि चारधाम यात्रा में कल की तारीख तक हमारी 14,33,000 के आसपास यात्रियों ने दर्शन का लाभ प्राप्त किया है, जो गत वर्ष की तुलना में जस्ट डबल है। उत्तराखंड में चारधाम समेत सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि सरकार इस दिशा में कदम भी आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक में इस तरह के प्लान तैयार करने के दिशा निर्देश दिए थे। वहीं अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की फुल प्रूफ स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए कंसल्टेंसी कंपनी की सहायता ली जाए। और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन के समय फर्जीवाड़ा ही देखा जा रहा है। यात्रा में श्रद्धालु जो है सदियों से आते रहे हैं, श्रद्धा से आते रहे हैं। अब सरकार जो है चारधाम रूट पर जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की बात कर रही है वो तो पहले ही जरफराई हुई है। आप देखिए ना, हरिद्वार में जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना हरिद्वार इस केस में हजारों श्रद्धालु जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो जो जमा पूंजी चारधाम यात्रा के लिए लाए थे वो खर्च हो गई। अब कैसे वो चारधाम यात्रा करेंगे, कैसे अपने गंतव्य को जाएंगे? और चारधाम यात्रा के अलावा अगर अन्य जो है धार्मिक स्थलों के भी रजिस्ट्रेशन की बात सरकार कर रही है तो सरकार ने उसके लिए क्या रोड मैप बनाया है? कह रही कि कंसल्टेंसी एजेंसी ढूंढी जा रही है। तो जो कंसल्टेंसी एजेंसियां पहले से चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन कर रही है वो उस पर तो खरा नहीं उतर रही है। आप देखिए लगातार फर्जी रजिस्ट्रेशनों के भी मामले सामने आए हैं। चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की मौतों का आंकड़ा भी लगातार ये बढ़ता जा रहा है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के दौरान अभी तक 12,82,911 श्रद्धालु धामों के दर्शन वो कर चुके हैं और इनमें से 67 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत की खबर यह सामने आई है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए मेडिकल हिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही चारधाम हेल्थ पोर्टल भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे कि यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधित जांच की जानकारियां उपलब्ध हो सके। वहीं विपक्ष की ओर से प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा में सरकार सिर्फ रिकॉर्ड का खेल खेल रही है। उन्हें ना तो श्रद्धालुओं की सुविधा के विषय में सोचने का समय है और ना ही कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार की तैयारियों पर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं और इस बार भी जो है आ रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं
के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चारधाम रूट पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। अब आप देखिए ना, अभी यात्रा शुरू हुई कितने दिन हुए और अभी तक 68 लोगों की जो है मौत की खबरें आ गई हैं। श्रद्धालुओं को इतनी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की जो है स्वास्थ्य सेवाएं कहीं जो है नजर आ रहे नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री जो है कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। और वही चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का ट्रेवल कारोबारी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार में ट्रेवल कारोबारी कई संगठनों ने सांकेतिक रूप से अपने कार्यालयों को बंद रखा है और सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवानी यज्ञ का ये करके विरोध प्रदर्शन जताया है। आक्रोशित ट्रेवल कारोबारियों का यह कहना है कि सरकार की व्यवस्थाओं के कारण न सिर्फ दूर दूर से हरिद्वार पहुंच रहे श्रद्धालुओं को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, बल्कि टूर एंड ट्रेवल कारोबार पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जून महीने में स्कूलों की छुट्टी हो जाने पर भी ज्यादा से ज्यादा भीड़ चारधाम यात्रा के लिए पहुंचेगी। इसीलिए सरकार को रजिस्ट्रेशन व्यवस्था खत्म करके निर्बाध रूप से चारधाम यात्रा ये चलानी चाहिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे ट्रेवल कारोबारियों ने यह चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस व्यवस्था को खत्म नहीं करती है तो टूर एंड ट्रेवल कारोबारी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। हरिद्वार में ट्रैवल व्यवसायियों की गाड़ियां खड़ी हैं, यात्री खड़ा है जाने के लिए और गाड़ियां खड़ी हैं उनको ले जाने के लिए, लेकिन सरकार की इस पंजीकरण नीति ने दोनों को बेहाल कर रखा है। वो गरीब आदमी जो वर्षों से अपने परिवार में पैसा जोड़ रहा था, अपने माता पिता को, परिजनों को यात्रा कराने का जिसने स्वप्न देखा था कि मैं जीवन में एक बार उत्तराखंड की चारधाम यात्रा कराऊंगा, आज वो यहाँ करके सोच रहा होगा कि ये कैसे धर्मावलों की सरकार है, आज कैसे आस्था को उसकी चोट पहुंच रही है, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। चारधाम यात्रा भी कुछ दिनों से शुरू हुई है और पहली बार ऐसा देखने में आया कि चारधाम यात्रा में इतनी सारी दिक्कतें नजर आ रही हैं, जिससे कि यात्रियों का उत्पीड़न भी हो रहा है और कहीं ना कहीं जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, उनको भी आर्थिक स्थिति से बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अभी ऊपर होटल खाली हैं, यहाँ गाड़ियाँ खाली हैं, तो अपनी बात सरकार तक पहुँच पाए उसके लिए एक बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया गया है। हमारी सरकार से अनुरोध है कि ये जो चारधाम का रजिस्ट्रेशन की संख्या का जो निर्धारण किया गया है, इसको जो थोपा गया है, इसको तुरंत प्रभाव से इसमें करेक्शन किया जाए और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए। जो यात्री अपनी पूरी अपनी श्रद्धा के साथ यहाँ चारधाम पर आता है, उसको यहाँ रोका जा रहा है। कोई 5 दिन से रुका है, कोई 10 दिन से रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति भी बहुत बिगड़ रही है, उनका भी उत्पीड़न हो रहा है और कहीं ना कहीं व्यवसाय भी इससे प्रभावित हो रहा है। और वहीं देहरादून में चल रहे अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निकाय चुनाव की आहट से कांग्रेस अतिक्रमण अभियान को राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 धड़ों ने आज नगर निगम से लेकर सचिवालय तक का घेराव किया। कांग्रेस का पहला जत्था पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में नगर निगम में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम का घेराव यह किया गया है। पूर्व विधायक राजकुमार ने पहले नगर निगम, फिर डीएम कार्यालय और मुख्य सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन देने की योजना बनाई। मुख्य मांग यही है कि जो गरीबों को उजाड़ने की बात थी कि 16 के बाद के बसे लोग हैं, 16 से पहले वाले हैं, ये मानक कहाँ से तय कर दिया और क्यों उजाड़ रहे? अगर आप इसको छत गरीब को नहीं दे सकते, उजाड़ने का क्या अधिकार है? उजाड़ो तो बड़े बड़े लोगों को उजाड़ो, जिन्होंने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल बना रखे, उन लोगों को उजाड़ो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन सरकार अपने अधिकार में ले, लेकिन लेगी नहीं कि बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट मॉल है, होटल है, बड़े बड़े मॉल बड़े बड़े बने हैं उनके, वो सरकारी संपत्तियों को कब्जा कर बैठे। ये बेचारे गरीब अगर सब छुपाने को बैठे तो कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ करो ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो ये सरकार पालन नहीं कर रही। करे हिम्मत है, साहस है। मसूरी के ग्राम दबियाना के आसपास के जंगल में देर रात को भीषण आग लगी थी, जिससे कि क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जंगल में लगी आग की सूचना वन विभाग और फायर सर्विस को दी है, जिसके बाद वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची है और करीब 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बमुश्किल आग को कंट्रोल किया गया। और भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में आग लगने की घटना के बाद से उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा भी एक्टिव मोड में आ गया है, जिसे देखते हुए देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने देहरादून के दून हॉस्पिटल और जिला अस्पताल यानी कि कोरोनेशन हॉस्पिटल का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी के प्रबंधों का जायजा लिया है। और इस बात पर डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि जिले के सभी हॉस्पिटल्स को फायर सेफ्टी के मानकों के अनुसार प्रबंध रखने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोनेशन और दून हॉस्पिटल में सभी प्रबंधों की जानकारी ये ले ली गई है और जो भी कमियां यहां पर नजर आ रही हैं उन्हें तत्काल रूप से ठीक करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
जैसा कि आपने बताया कि कल ही राज्य सरकार के द्वारा इसमें एसओपी जारी की गई है, तो मेरे द्वारा भी सभी चिकित्सालयों में उससे संबंधित जो भी मानक अनुसार उपाय किए जाने हैं उसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज मेरे द्वारा सोम जिला चिकित्सालय कोरोनेशन तथा दून चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और वहाँ मेरे द्वारा इससे संबंधित सभी जानकारियाँ भी ली गई। तो जो कमियाँ थी उनको जल्द ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए। डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के तहत डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर निगम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा है कि वाटर ग्रेस नामक कंपनी को कूड़ा उठाने के लिए यह टेंडर दिया गया था, लेकिन उस कंपनी में बार बार कर्मचारियों की हड़ताल करने की वजह से हर घर से कूड़ा समय पर नहीं ये उठ रहा था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे मामलों को देखते हुए हम उन सभी गैर जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर आगे इसमें कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग एजेंसी अपना कार्य कर रही है और उन्हीं के द्वारा अवगत भी कराया जा रहा है कि कितना रूट परसेंट कवर हो रहा है। अक्सर देखा गया कि ये जो पिछले दिनों जो वाटर ग्रेस कंपनी को जो हम लोगों ने जो दिया था टेंडर, तो उनके द्वारा जो है और उन्हीं कंपनी में जो बार बार स्ट्राइक होने की वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो कूड़ा डोर टू डोर उठाना होना चाहिए समय से, वो समय से ना होके जो है लेट होता है और जिस कारण से जो है जो हमारा डस्टबिन फ्री सिटी का जो उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से उनमें कचरा ना जाए, तो वो कचरा जो है सड़कों पे आ जाता है, जिस कारण से समस्या बन जाती है। यद्यपि पहले से काफी स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी कई जगहों पे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से अब हम लोग दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी किया गया है और इस बात को लेकर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा है कि ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों में से 53,000 लोगों की जो सूची है वो हमें मिली है और जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक हमने 50 से ज्यादा राशन कार्ड जारी कर दिए हैं और इस अभियान को हमें 10 जून तक पूरा भी करना है। ई श्रम मंत्रालय की एक पोर्टल है ई श्रम, तो उस पर जो है जिन श्रमिकों के नाम दर्ज हैं उनमें से जनपद के 53,000 लोगों के ऐसे 53,000 लोगों के सूची हमें प्राप्त हुई है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। हमने उसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट करके उनके डेटा इकट्ठे कर रहे हैं और उनसे जानकारी कर रहे हैं कि उनके राशन कार्ड बने हुए नहीं बने हुए। उसमें से जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं तो उनको राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभी तक हमने 50 से अधिक राशन कार्ड जारी कर दिए हैं और लगातार जारी कर रहे हैं। ये हमारा एक अभियान है जिसे हमें अगले महीने 10 तारीख तक कंप्लीट करना है। और उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे के पास डबरानी में अचानक से आज एक चट्टान टूटकर गिर गई है, जिसके चलते चट्टान के नीचे कई लोग दबे हुए हैं। इस हादसे के चलते एक की मौत की खबर है, 8 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची है, राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया। जानकारी यह भी है कि डबरानी के पास जिस जगह यह चट्टान टूटी है वहां एक पहाड़ी में आग भी लगी है। और बिजली और पेयजल किल्लत को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने अधिकारियों के साथ यह बैठक की है और हल्द्वानी शहर में कल रात 7 घंटे से ज्यादा बिजली पूरी तरह से गुल रही है। दूसरी तरफ पेयजल की किल्लत से भी आम जनता परेशान है। विधायक सुमित हृदयेश ने पेयजल और बिजली विभाग के अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ट्यूबवेल से पानी सप्लाई होने वाले इलाकों में पावर कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पावर कट होता है तो जिसके चलते ट्यूबवेल नहीं चल पाता, जिससे पेयजल का संकट भी गंडाने लगता है।
इस वक्त जो है हमारे सारे सब स्टेशन जो है पूरे के पूरे ओवरलोडिंग में चल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम पावर जो है जनता को उपलब्ध करा सकें, लेकिन उतनी सब स्टेशन की कैपेसिटी नहीं है, जिस कारण से हमें जो है अलग अलग फीडरों को ओवरलोडिंग की वजह से रोस्टिंग करनी पड़ रही है। नहीं, कल जो प्रॉब्लम रही है वो एक जो इनकी मेन दिक्कत थी वो पिटकुल से जहाँ से हमें पावर सप्लाई होती है उनकी ग्रिड में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से हमारे 2 से लेकर लगभग शाम 5:30 बजे तक जो है उनकी वजह से प्रॉब्लम रही। 220 की वजह से, कभी फिर 132 से बैक फीड लेके चलाया था तो उसमें उनका मेरा गाँव ट्रिप कर गया था, उस वजह से प्रॉब्लम रही है। लेकिन उसके बाद जब हम शाम को, क्योंकि पीक आवर होने लग गया था, जब जैसे हमने लोड लगाना स्टार्ट किया हमारे सब स्टेशन ओवरलोड होने लगे, फिर वो लोकल रोस्टिंग इस वजह से हमें फिर शाम के टाइम पे करनी पड़ी। ये बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लाइनें इधर से उधर शिफ्ट करा रहे हैं, जैसे जो सब स्टेशन ओवरलोडेड है और जो अंडरलोडेड है उसका लोड हम दूसरे अंडरलोडेड सब स्टेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। 1.5 साल से यहाँ के जो बिजली विभाग है यूपीसीएल ने केंद्रीय पोषित योजना पर डबल इंजन सरकार का नारा देते हैं, उसमें डीपीआर भेज रखी है कि ये जो लाइन फीडर जो आ रहा है वो उतना लोड नहीं ले पा रहा है जितनी यहाँ पे आवश्यकता है। अब 1.5 साल से वो ठंडे बस्ते में पड़ा है, तो मैंने उनसे मंगवाया, मैंने कहा मेरे को ला के दीजिए। अब मैं देहरादून जाऊंगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रदेश भी आपका है, जनता भी आपकी है, प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हल्द्वानी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, क्योंकि आम जनता धीरे धीरे ये मानने लगी है और ये सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित होगा, क्योंकि जन प्रदर्शन बहुत बड़ा होना तय है अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आया। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। उत्तरकाशी में अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई है बस। NHIDCL की टीम और स्थानीय लोगों की मदद से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में कुछ यात्री घायल हुए। रामनगर में महिला पर गुलदार ने अटैक कर दिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने खोल दिया मोर्चा। कांग्रेस के 2 गुट बीजेपी पर सांसद निधि से हुए कामों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया। राशन कार्ड धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। ई श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी। लगभग 53,000 श्रमिकों को मिलेगा इसका फायदा। 10 जून तक प्रक्रिया पूरी करने के आदेश। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन ने कसी है कमर। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। 70 विधानसभाओं में काउंटिंग के लिए बनाए गए हैं 91 काउंटिंग हॉल। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर अग्निकांड के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। राजधानी देहरादून के हॉस्पिटल्स में प्रशासन ने जांची है फायर सेफ्टी की व्यवस्था। कर्मियों को तत्काल ठीक करने के आदेश दिए। 4 धाम समेत सभी धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण किया गया जरूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक में प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए आउटसोर्स का होगा इस्तेमाल। 4 धाम यात्रियों के लिए 1 जून से होगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। गढ़वाल कमिश्नर ने किया पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण। कहा हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए 1500 यात्री तय। बिजली और पेयजल किल्लत को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। शहर में कल रात 7 घंटे से बिजली गुल। विधायक ने पेयजल और बिजली विभाग के अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश। मसूरी के दबियाना गांव के आसपास के जंगल में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने वन विभाग और फायर सर्विस को इन्फॉर्म किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।